तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। जो एंगल बना रहे हैं, टेंजेंट्स जो एंगल बना रहे हैं सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, वहां से जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री होगा किसके? टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। किसके सप्लीमेंट्री होगा? जो एंगल सबटेंड किया गया है। कहा किसने किया है? लाइन सेगमेंट ने किया है। कौन सी लाइन सेगमेंट ने किया है? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर पे आके मिल रही है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। वो दो एंगल्स जिनका सम 180 हो वो क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताओ तो वो क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे सप्लीमेंट्री की बात की गई है तो हम उसी पे चलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। उसके अंदर में क्या करना होगा? एक सर्कल बनाना होगा जिसका सेंटर हमने मान लिया है O है। नौ एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, मान लीजिए ये है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P। यहाँ से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स डाले गए हैं तो हमने ये दो टेंजेंट्स यहाँ पे डाल दिए। इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया गया B, राइट। तो इसने कहा है जो एंगल किसने बनाया है? दोनों जो दो टेंजेंट्स हैं उनके बीच में जो एंगल है, तो दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कौन सा होगा? यही एंगल होगा। नाउ ये एंगल सप्लीमेंट्री है। किसके है? एंगल सबटेंडेड। एंगल सबटेंड किया किसने किया? बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ने किया। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। किसने किया? उन लाइन सेगमेंट ने किया जो ज्वाइन हो रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर के ऊपर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है हमारे? A और B। यहां से सेंटर पे ज्वाइन होने वाली हमने दो लाइन सेगमेंट्स बना दी। ये OA और OB ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं। इन्होंने एंगल सबटेंड किया है तो ये एंगल जो सबटेंड करेंगे दोनों लाइन सेगमेंट्स कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा। आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल P पे जो बन रहा है और एंगल O सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो दोनों कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। तो उसको प्रूव करते हैं अब हम यहाँ पे। सबसे पहले OA जो है रेडियस है तो ये टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। OB भी रेडियस है तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, राइट। नाउ तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आया है। क्या? OAPB। OAPB एक क्वाड्रिलेटरल है। आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के जो जितने भी एंगल्स होते हैं चारों के चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। तो हम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए ये एंगल हमारा X है और ये एंगल हमारा Y है। तो हम क्या लिख सकते हैं? X प्लस Y प्लस 90 प्लस 90 किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यहां से X प्लस Y ये दोनों ही हम उधर ले जाएंगे या फिर एक काम कीजिए आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। 90 एंड 90 इज 180। ये 360 डिग्री के इक्वल हो गया। यानी कि X प्लस वाई 180 जब राइट में जाएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। 360 में से 180 गए इज 180। तो X प्लस वाई कौन से एंगल्स थे? यही दोनों एंगल्स जो हमें प्रूव करने थे। क्या हो ये दोनों एंगल्स? सप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो हमारे पास X प्लस वाई आया जो हमने फिगर में लेट किया था, ये वाला X है ये Y है, उनका सम हमारा क्या बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल्स कैसे हुए? सप्लीमेंट्री हुए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। प्रूव करके दिखाना है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सर्कल आ रहा है जो कंप्लीटली उसको फिट कर रहा है। उस सर्कल को जितना मैक्सिमम सर्कल उसके अंदर फिट
हो सकता है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब यही होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऐसी फिगर आ रही है जो पहले वाली जो लिखी हुई फिगर है, यानी कि पैरेललोग्राम जो है वो सर्कल को अपने अंदर कंप्लीटली फिट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि उस पैरेललोग्राम में जितना मैक्सिमम सर्कल आ सकता है, मैक्सिमम एरिया वाला सर्कल आ सकता है, उतना हमने उसके अंदर फिट कर दिया। तो प्रूव करो वो जो पैरेललोग्राम होगा जिसके अंदर जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा होगा वो कैसा पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस। तो आइए हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा, इसके अंदर हमारा जो सर्कल है वो कंप्लीटली फिल हो रहा है, राइट। ये हमारा सर्कल है। तो हम पैरेललोग्राम को नाम दे देते हैं से A B C D। अब इसके अंदर ये जो सर्कल है इसके सेंटर को नाम दे देते हैं O, राइट। अब हमें प्रूफ जो करना है कि वो पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो क्या होगा, रोम्बस बन जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास गिवन चीज है हम उसके ऊपर चलते हैं। अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि ये जो हमारा AB है वो CD के इक्वल है, ऑपोजिट साइड, राइट। और जो AD है वो हमारा BC के इक्वल होगा। ये पैरेललोग्राम कहते हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि हम इसे रोम्बस कैसे प्रूव करें। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है, अगर हम साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं रोम्बस की, तो उसकी चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, राइट। और रोम्बस ऐसा होता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब अगर मैं AB को AD के इक्वल प्रूव कर दूं या इस AB को मैं BC के इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। कैसे, अगर मैं प्रूव कर देती हूं कि AB जो है वो AD के इक्वल है, मान लीजिए हमने ये प्रूव कर दिया, राइट। तो AB तो ऑलरेडी CD के इक्वल है ही, AB जो है मैंने प्रूव कर दिया AD के इक्वल है और AB CD के ऑलरेडी इक्वल है। तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गई, राइट। और जो AD है वो BC के इक्वल है, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। तो देखें तो चारों की चारों साइड्स इक्वल बन जाती हैं। तो बेसिकली हमें सिर्फ ये रिजल्ट प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है कि जो AB है वो AD के इक्वल है या फिर AB जो है BC के इक्वल है। तो हम यहाँ पे AB को AD के इक्वल प्रूव करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह एक्ट करेगा, इसको P नाम दिया। ये भी Q R एंड S, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करा देते हैं सेंटर से। हमें मतलब AB और AD से है तो मैं वही पोर्शन ले रही हूं और इनको भी ज्वाइन करा रही हूं। ये क्या बन रहे हैं, मैंने O को B से और इसी O को D से भी ज्वाइन किया। क्यों किया, क्योंकि ये इस पैरेललोग्राम के क्या हैं, डायगोनल्स है। अब हम डायगोनल्स की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं पैरेललोग्राम के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम इस A को एक्सटर्नल पॉइंट मान रहे हैं इस सर्कल के लिए, तो क्या होगा, AP एक टेंजेंट है, AS एक टेंजेंट है जो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए हैं सर्कल के ऊपर। तो इसका मतलब जो AP होगा वो AS के इक्वल हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, नाउ जो हमारा AP आया है वो हमारा AS के इक्वल आ गया, राइट। हमें तो पूरे AB को पूरे AD के इक्वल प्रूफ करना था, लेकिन मेरे पास कुछ पोर्शन आ गया है क्या, कि ये जो AP डिस्टेंस है और ये जो AS डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अगर आप सोचो तो अगर मैं BP को DS के इक्वल प्रूफ कर दूं, ये पोर्शन तो ऑलरेडी मेरे पास इक्वल गिवन है। अगर मैं BP को DS के इक्वल प्रूफ कर दूं और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ये वाली भी और जो मैं प्रूफ करने वाली हूं कि BP DS के इक्वल हो जाए वो भी, तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करते वक्त जो हमारा AP और BP है वो ऐड होके AB बन जाएंगे और जो हमारा AS और DS है वो ऐड होके AD बन जाएंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा।
तो बेसिकली हमें प्रूव करने की जरूरत क्या है कि ये जो बीपी है और ये जो डीएस है ये दोनों इक्वल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, ओपीबी ट्राइंगल में और ओएसडी ट्राइंगल में। तो हम यही दोनों ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, नाउ कंसीडर ट्राइंगल ओपीबी एंड ट्राइंगल ओएसडी, राइट। नाउ इन दोनों ट्राइंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि ओपी और ओएस दोनों के दोनों रेडियस हैं। ओपी जो होगा वो ओएस के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं, राइट। नाउ हमें पता है रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां से भी ओएस जो होगा वो इस डीएस के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो हमें एक राइट एंगल भी मिल गया है, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। तो एंगल 1 हमारे पास 2 के इक्वल हो गया है, लिख देंगे 90 डिग्री ईच, राइट। अब ओबी जो है वो ओडी के इक्वल है, हम ऐसा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला कि ये जो ओबी है वो ओडी के इक्वल है। क्यों कहा, क्योंकि आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है 9th क्लास में। क्या प्रॉपर्टी होती थी, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो आपस में बाइसेक्ट होते हैं। अगर मैं यहां से भी एक डायगोनल ड्रॉ कर देती ए से लेके सी तक, तो मेरे पास ये जो ओबी, ये जो पूरा बीडी है और जो पूरा एसी है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, तो ये वो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर आ जाता। तो यहां से हमें देखने को मिला कि ये जो ओबी होगा वो ओडी के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो ओबी होगा वो ओडी के इक्वल। कैसे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। राइट, तो हमारे पास एक साइड आ गई, एक 90 डिग्री का एंगल आ गया और ये हमारी हाइपोटेन्यूज बन रही है 90 के सामने वाली। तो आरएचएस से हमारे पास जो ट्राइंगल आया ओपीबी ट्राइंगल वो कॉन्ग्रेंट आ गया ओएसडी के, राइट। अगर हम यहां से लिखना चाहें तो मैं ये दोनों पॉइंट्स उठा सकती हूँ जो मुझे चाहिए। तो मुझे चाहिए मैं इसको पीबी लिखूं या बीपी लिखूं, एक ही बात है। हम यहाँ पे पीबी लिख रहे हैं और यहाँ पे डीएस लिखेंगे। तो हमारे पास जो पीबी आया वो किसके इक्वल आ गया, एसडी के इक्वल आ गया, राइट। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बनी, एक इसको नाम दे देते हैं और एक इसको। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, एपी को और एपी इक्वल्स टू एएस वाली इक्वेशन को और बीपी इक्वल्स टू एसडी वाली, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, लेफ्ट जो होगा वो लेफ्ट के साथ ऐड होगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा एपी प्लस बीबी जो होगा वो एएस प्लस एसडी के इक्वल आ जाएगा। नाउ एपी और बीपी फिगर में देख लो, एपी और बीपी क्या बना रहे हैं ऐड होके, इट्स एबी। और जो एएस और एसडी है ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एडी बना रहे हैं, राइट। फ्रॉम इक्वेशन दीज टू, इनको नाम दे दो 3rd इक्वेशन, 4th इक्वेशन और ये हमारी आ गई है 5th इक्वेशन। तो हम 3rd, 4th एंड 5th इक्वेशन को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। और ये रिजल्ट किसके लिए होता है, रोम्बस के लिए होता है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी सी डी जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन के आया वो क्या है, रोम्बस। समझ आया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या है वो, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है, क्या कहा गया है, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसे ड्रॉ किया गया है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ताकि उसके अंदर सर्कल जो है वो कम्प्लीटली फिट हो जाए, ऑफ रेडियस 4। उस सर्कल का रेडियस कितना है, 4 है। सच दैट सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड। एक 2 सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, बीडी और डीसी। इन दोनों को इस तरीके से बनाया गया है सेगमेंट्स को, जो बीसी है वो डिवाइड हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी से। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर।
रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा गया है वो फर्स्ट से रिलेटेड होगा, जो सेकंड पोजीशन पे लिखा गया है वो सेकंड से, और जो थर्ड पे लिखा गया है वो थर्ड पोजीशन से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पहले बीडी और फिर डीसी, जिनके सेगमेंट्स की लेंथ के बारे में बात की गई है। तो बीडी की लेंथ कितनी होगी, 8। जो पहले नंबर पर लिखा गया है उसकी फर्स्ट पोजीशन ही होगी, जो सेकंड पे लिखा गया है उसकी वैल्यू सेकंड वाली होगी। तो बीडी की लेंथ हो गई है 8 और डीसी की लेंथ हो गई है 6। वो हमें फिगर गिवन भी थी। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस कंप्लीट साइड ए बी को और इस कंप्लीट साइड ए सी को कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मान लीजिए ये हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है सी इस सर्कल के ऊपर। तो ये जो सी होगा, यहां से दो टेंजेंट्स जा रहे हैं सर्कल के ऊपर, एक सी डी और इसको हम नाम दे देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, इसको नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे देते हैं एफ। राइट, तो इस पॉइंट सी से एक सी डी नाम का टेंजेंट जा रहा है और एक सी एफ नाम का टेंजेंट, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो इसका मतलब जितना सी डी है उतना सी एफ भी होगा। राइट, और जितना यहाँ पे बी डी है, अगर हम बी को एक्सटर्नल पॉइंट मान रहे हैं तो जितना बी डी है उतना बी ई भी होगा, दैट मीन्स इट इज 8। राइट, नाउ जब हमें ए बी और ए सी पूरा कैलकुलेट करना है तो ये दोनों पार्ट्स रह गए हैं इसमें, और अगर हम ए को एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं तो ए एफ और ए बी ए ई भी इक्वल होंगे, इनको मान लेते हैं से एक्स। अगर ये एक्स तो ये भी एक्स होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। इतनी बात क्लियर है। नाउ इसको प्रूफ करने के लिए, इन साइड्स को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। हम दो तरीके से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे और वहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो हम किस तरीके से ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम इस ट्राइंगल को ज्वाइन कर रहे हैं, सॉरी इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, ओ को सी से ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर और ओ बी को भी ज्वाइन कर रहे हैं एंड सिमिलरली ओ ए को भी ज्वाइन कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। नाउ मेरे पास यहाँ पे तीन छोटे ट्राइंगल्स आए जो इस कंप्लीट ट्राइंगल को बना रहे हैं। कौन कौन से हैं वे, ओ बी सी, ओ ए बी और ओ ए सी। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इस ट्राइंगल को। उन्हीं तीनों पार्ट्स को लेके हम ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले हैं। करेक्ट, तो उसके लिए हमें पता है ओडी एक रेडियस है तो वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सिमिलरली ओई भी एक रेडियस है तो ये भी इस ट्राइंगल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये भी 4 लेंथ की ही होगी। एंड ओ एफ भी 4 लेंथ की होगी और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी क्योंकि ओ एफ भी रेडियस है। इतनी बात क्लियर है। नाउ मेरे पास जो कंप्लीट ट्राइंगल हम एरिया का लगा रहे हैं, एरिया ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये एरिया ओ बी सी प्लस एरिया ओ ए बी प्लस एरिया ओ ए सी। इतनी बार ठीक है। यहां से हम ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कब लगा सकते हैं, जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हम ये कहें कि जब हमें उस ट्राइंगल की हाइट गिवन हो। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ट्राइंगल ओबीसी कंसीडर कर रहे हैं, ओबीसी, तो यहाँ पे ये रहा परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम हाइट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ओडी क्या हो गया है, हाइट, जो कि कितनी है 4 लेंथ की है, और बेस हमारा क्या हो गया है 6 + 8 दैट मीन्स 14 लेंथ का। तो हमारे पास हम यहाँ पे एरिया लगाएंगे हाफ इंटू बेस कितना है 14 है और हाइट कितनी आई है 4 आई है। सिमिलरली ओ ए बी का निकालेंगे तो इसके पास भी हाइट हमारी 4 है और बेस हमारा 8 + x है। तो हाफ इंटू 8 + x हमारा बेस है और हाइट हमारी 4 है। प्लस ओ ए सी का जब हम एरिया निकालेंगे तो बेस हमारा 6 + x है और हाइट हमारी अगेन 4 ही है। इतनी बात ठीक है। नाउ ये सारे के सारे 4 से कैंसिल हो रहे हैं,
हमने कैंसिल भी कर दिए। नाउ कैलकुलेट करते हैं। 14 इंटू 2 इज 28 प्लस, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे 16 प्लस 2x आ जाएगा, यहाँ पे 12 प्लस 2x आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 2 से। नाउ ये हमारा सॉल्व होके कितना आया, 28 प्लस 16 प्लस 12, 28 एंड 28 56 हो गया। इट कम्स आउट टू 56 प्लस 4x, और अगर हम इसका 4 कॉमन ले लें तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 14 प्लस एक्स, 4 इंटू 14 प्लस एक्स, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, एक और तरीका अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का। यहाँ से हमारा एक्स कैलकुलेट होके नहीं आया, हमारे पास एक वैल्यू आ गई है इस ट्रायंगल एबीसी की इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स निकल के सॉल्व होके नहीं आया हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल का एक और तरीका लगाते हैं इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का। आप लोगों ने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का, बहुत इजी सा चैप्टर होता था। क्या होता था, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना, हम वही यूज करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम हीरोन फॉर्मूले का यूज करके इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते होते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता था। क्या होता था वो फॉर्मूला, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता था हमारा हीरोन फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो। जहां पे एस क्या होता था, सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल। ए क्या होता था, ए बी सी, ये तीनों साइड्स होती थी उस ट्रायंगल की। अब एस, पहले तो हम एस कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। एस हमें पता है क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर के लिए सबसे पहले हमें एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए को मान लेते हैं 14 पूरी लेंथ, बी को मान लेते हैं 6 प्लस एक्स, और सी को मान लेते हैं 8 प्लस एक्स, राइट। अब हम यहाँ से एस कैलकुलेट करने वाले हैं। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, उसका हाफ कर दिया जाता है। क्या होता है एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। नाउ कैलकुलेट 14 प्लस 6x प्लस 8 प्लस एक्स। अगर हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 28 प्लस 2x बाई 2, राइट। अगर हम इनको कैंसिल करेंगे, 2 ऊपर से कॉमन ले लेना और नीचे वाले 2 से जब हम इसे कैंसिल कर देंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस एक्स। इतनी बात ठीक है। तो हम इस एस का यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर। तो क्या बनेगा हमारा, एस इंटू रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एस इंटू एस का मतलब है 14 प्लस एक्स। अब है एस माइनस ए। एस कितना है, 14 प्लस एक्स। उसमें से हमें कितना माइनस करना है, ए माइनस करना है। 14 प्लस एक्स में से अगर मैं ए यानी कि 14 ही माइनस कर दूं, 14 प्लस एक्स था मेरे पास, उसमें से मैं 14 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। जब हम एक्स माइनस बी करेंगे तो 14 प्लस एक्स में से मुझे क्या माइनस करना है, 6 भी माइनस करना है और एक्स भी माइनस करना है। एक्स से जो एक्स होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। जब हमें 14 प्लस एक्स में से 6 प्लस एक्स सब्ट्रैक्ट करना था तो हम क्या करेंगे, 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस एक्स इज 8, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। सिमिलरली जब आप एस माइनस सी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 6। वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न है, आप कैलकुलेट करेंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करके जो हमारा फाइनल आंसर बना, 8 इंटू 6 क्या होगा, 48, 48x इंटू 14 प्लस एक्स के ऊपर रूट। ये हमारा आया है इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया यूजिंग हीरोन फार्मूला। अब हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, एक तो ये बनी है और एक ये बनी है। इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे और वहां से वैल्यू, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो आए हैं वो इस कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी का एरिया ही आया है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं एंड सॉल्व कर लेते हैं क्या, एक्स की वैल्यू। सो अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी इस क्वेश्चन में वो क्या बनी थी, 4 इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 48x इंटू 14 प्लस एक्स।
तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो क्या करते हैं, इधर अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16 एंड 14 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। जब हम इस रूट के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और वो क्या बन जाएगा 4x इंटू 14 प्लस एक्स, राइट। नाउ अगर हम इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है पूरा 14 प्लस एक्स, अगर हम इसको लेफ्ट में ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी इससे ये पावर कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है 16 इंटू 14 प्लस एक्स इसके इक्वल आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस 16 को भी यहां से हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 48/16 इंटू एक्स बन जाएगा। जब 48 से 16 को काटेंगे इट विल बी 3x, तो 14 प्लस एक्स जो मेरा आया वो 3x के इक्वल आ गया। x इधर जाएगा तो 14 जो होगा वो 2x के इक्वल आ जाएगा, एंड यहां से जो x की वैल्यू कैलकुलेट होके आई दैट इज 7। 14 के नीचे इस 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, मेरी यहाँ पे भी वैल्यू 7 आ गई और यहाँ पे भी 7 आ गई। AF भी मेरा 7 हो गया, AE भी मेरा 7 हो गया। जब आपको कैलकुलेट करनी थी AB और AC की लेंथ, जब हमने किया AB को कैलकुलेट, तो AB क्या होगा 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 कितना होता है 15 सेंटीमीटर। जब हमें AC को कैलकुलेट करना था तो वो क्या बन जाएगा दिस 7 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो हमने ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली जो हमें कैलकुलेट करनी थी AB एंड AC। AB हमारा आ गया है 15 एंड AC हमारा आ गया है 13 सेंटीमीटर। अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज के, और वो क्या है 13th क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इसका मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर सर्कल जो है वो कंप्लीटली फिट कर दिया गया है। अब उस क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनके बारे में क्या कहा गया है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर के ऊपर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं, ये आपको प्रूव करना है। क्या कहा है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, जो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रहा है, कंप्लीटली फिट हो रहा है। अब यहां पर हमने इस क्वाड्रिलेटरल को नाम दे दिया है ABCD। नाउ अब ये कह रहा है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी है, AB और CD आपस में ऑपोजिट साइड है और AD और BC आपस में ऑपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की। तो ये कह रहा है कि ये जो ऑपोजिट साइड है ये जो सेंटर पे एंगल बना रही होंगी, सेंटर है ये जिसको नाम दिया है O, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही होंगी, ये वाला। ये जो AB साइड है ये सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है, और यहां से ये जो CD है वो सेंटर के ऊपर ये वाला एंगल बना रही है। आपको ये प्रूव करना है ये जो ऑपोजिट साइड है जो सेंटर पे एंगल बना रही है ये कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री अगेन क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो। तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि इन दोनों का सम कैसा होगा 180 डिग्री। सिमिलरली जैसे कि ये वाली दोनों साइड्स है AD और BC, तो ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो एक तो ये एंगल है और एक ये वाला एंगल है। ये भी हमें क्या प्रूव करना है कि ये 180 डिग्री का एंगल है, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री प्रूव करना है हमें ये दोनों एंगल्स। तो इनका सम कैसा प्रूव करना है 180 डिग्री के इक्वल। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इनको कुछ नाम दे देते हैं, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहे हैं हमारे P, Q, R और S, राइट। नाउ इनको सेंटर से ज्वाइन भी करा देते हैं। ये हमने यहाँ पे इनको ज्वाइन करा दिया। अब हमारे पास टोटल जो सेंटर पे एंगल्स बन के आए वो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स बन के आए। हम इनको कुछ नाम दे देते हैं, लाइक यहां से शुरू कर रहे हैं, इट विल बी A, दिस वन B, दिस वन C, D, E, F,
G और H। इतनी बार ठीक है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, इन एंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है, हमें बी और सी को जी और एफ के साथ ऐड कराना है और उन्हें प्रूव करना है कि वो 180 होंगे, और डी ई को ए और एच के साथ इक्वल ऐड कराना है और उनको प्रूव करना है कि वो भी 180 डिग्री के होंगे। तो सेंटर जो हमारा ये जो ओ सेंटर आया है, इसके ऊपर टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं, और अगर हम इन 8 के 8 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या एंगल आएगा, दैट कम्स आउट टू 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं और कंप्लीट एंगल कैसा होता है 360 डिग्री का। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ जी और एच, इन सबको ऐड करके क्या आएगा हमारे पास 360 डिग्री। इतनी बार ठीक है। नाउ अब हम इस ट्रायंगल के ऊपर आते हैं। अगर ये हमारा ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, हमने थ्योरम में प्रूव किया कि जो एएस होगा एपी के इक्वल होगा, क्योंकि हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे तो सीपीसीटी से इक्वल हो गए। सिमिलरली जब मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन रहा है एंड ऑब्वियसली इन दोनों साइड्स पर भी बन रहा है, तो वहां से जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कौन कौन से एओपी को और एओएस को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, बट एंगल ए जो होगा वो बी के इक्वल होगा। साथ ही जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कर देंगे सिमिलरली, वैसे हमें एक को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है जो कि हमने थ्योरम में सीखा था, और वहां से कह दिया ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली हम बाकी सारे भी इक्वल कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ई जो होगा वो एफ के इक्वल हो रहा है, और जो हमारा जी होगा वो एच के इक्वल हो जाएगा। इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे आप, ये ओएस और ओपी जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, सॉरी ओएस ए और ओपी ए 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओएस और ओपी जो है रेडियस है और सर्कल के, और जो ओए है वो हमारी कॉमन साइड बन जाएगी जो कि हाइपोटेन्यूज भी है यहाँ पे। तो आरएच से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। उसके बाद हम सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल ए और एंगल बी जो होगा वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने वही किया यहाँ पे। सिमिलरली हमने बाकी सारे भी इक्वल प्रूव कर दिए। अब जब हमें पहला पार्ट प्रूव करना है, पहला पार्ट हमें क्या प्रूव करना है कि B प्लस सी यानी ये दोनों एंगल्स और G और H इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। साथ ही हमारा जो सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि A प्लस एच जो होगा इधर वाला एंगल और इधर वाला यानी कि D प्लस ई ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। हमें ये दोनों रिजल्ट प्रूव करने हैं, तो वहां से ये हमारे पास कंडीशंस आई हैं, यहाँ का यूज करके हम ये कंडीशन प्रूव करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पर भी एंगल ए होगा मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, बी लिख सकती हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम ये वाला रिजल्ट प्रूव करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे आंसर में बी चाहिए, ए नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ए को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे बी। तो ये वाला पार्ट अब हम प्रूव कर रहे हैं, तो बी प्लस बी। ये जो C है हमें रिजल्ट में C चाहिए, तो मैं C को हटाऊंगी नहीं, C की जगह C, और इस D को हटा देंगे। जहां जहां D होगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, ये C वाला पार्ट। तो इसका मतलब इस D की जगह हम लिख देंगे C। अब अगेन मुझे आंसर में G और F चाहिए, मुझे E नहीं चाहिए। E किसके इक्वल है, F के इक्वल है, तो जहां जहां E होगा मैं उसको F लिख दूंगी। E की जगह हमने लिखा F प्लस F। अब मुझे रिजल्ट में G भी चाहिए, तो मैं G लिखूंगी, और मुझे रिजल्ट में H नहीं चाहिए, तो H जहां पे भी होगा उसको क्या लिख देंगे, G लिख देंगे। ये किसके इक्वल आएगा 360 डिग्री के। राइट नाउ ये क्या बन गया 2B
2C 2F 2G, ये किसके इक्वल आया? 360 डिग्री के इक्वल आया। नाउ टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 2 को जब हमने कॉमन लिया हमारे पास ये बन गया विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास B प्लस C प्लस F प्लस G की जो वैल्यू आई 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, इट विल बिकम्स 180 डिग्री, राइट। तो हमने ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से हम प्रूव कर देंगे कि हम B की जगह क्या लिख सकते हैं? A, D, C की जगह हम D लिख सकते हैं, F की जगह हम E लिख देंगे यहाँ पे, और H की जगह हम G लिख देंगे यहाँ पे। तो मेरा सिमिलरली करके ये रिजल्ट भी आ जाएगा कि A प्लस H प्लस D प्लस E किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री।